दोस्तों नमस्कार। बिहार पीसीएस की क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। जो बिहार स्पेशल के प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों की सीरीज लेकर मैं उपस्थित हूं। प्रश्नों को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट हो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिहार स्पेशल के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो अक्सर बिहार की परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत कम समय में हम सभी प्रश्नों को दोहरा लेते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? आपको बताना है बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? तो रसिया के सहयोग से बना है। ठीक है ना, बरौनी का जो तेल शोधक कारखाना है वह रसिया के सहयोग से बनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं आज का दूसरा प्रश्न, बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? देखिए ऊपर बताया गया कि किसके सहयोग से बनाया गया है। अब आपको बताना है कि बरौनी में जो स्थित तेल शोधक कारखाना है वो किसकी इकाई है, मतलब किस पेट्रोलियम कंपनी की इकाई है। तो इसमें 4 दिया है, एक ओएनजीसी दिया है, दूसरा दिया है भारतीय पेट्रोलियम, तीसरा दिया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, चौथा दिया है भारतीय तेल निगम। तो जो बरौनी का जो कारखाना है वो रसिया के सहयोग से हुआ है। तो पहले तो आपने पहले ही प्रश्न में देख लिया है। अब यह भारतीय तेल निगम का हिस्सा है, उसके द्वारा स्थापित किया गया है, यानी इंडियन ऑयल कारपोरेशन आईओसी के सहयोग से स्थापित किया गया है। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए बिहार में कहां भारत वैगन लिमिटेड का रेलवे वैगन प्लांट है? यह भी प्रश्न पूछा गया है। क्या है? बिहार में कहां भारत वैगन लिमिटेड का रेलवे वैगन प्लांट स्थित है? तो ऑप्शन ए है पटना एवं राजगीर, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर एवं मोकामा, ऑप्शन सी है रोहतास एवं औरंगाबाद और ऑप्शन डी है बरौनी एवं अमझोर। तो ये कहां स्थित है? ये है मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में स्थित है। क्या है प्रश्न? प्रश्न है कि बिहार में कहां भारत वैगन लिमिटेड का रेलवे वैगन प्लांट स्थित है? तो यह स्थित है कहां? मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में स्थित है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है ये। 2011 जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी है गोपालगंज और ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है कैमूर। तो आपको बताना है कि 2011 की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है, आपको बताना है। तो यह है सबसे ज्यादा लिंगानुपात है गोपालगंज का। और गोपालगंज का लिंगानुपात कितना है? गोपालगंज का लिंगानुपात है 1021, 1021 है गोपालगंज का लिंगानुपात। और दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पर है सिवान। क्या है? दूसरे स्थान पर है सिवान। और सिवान का लिंगानुपात कितना है? 988, 988 है। ठीक है ना, दो ही बहुत है। 2011 जनगणना में जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो किसका है? गोपालगंज का है, 1021 है। और दूसरे नंबर पे है सिवान जिसका 988 है। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे, आपको बताना है कि बिहार के वह मुख्यमंत्री कौन है जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे। तो ऑप्शन ए है दरोगा प्रसाद राय, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर सिंह, ऑप्शन सी है सतीश प्रसाद सिंह और ऑप्शन डी है राम सुंदर। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से मुख्यमंत्री हैं बिहार के जो सबसे कम समय तक पद पे रहे हैं। ये देखिए गलत है। तो सबसे कम पद पर रहने वाले हैं सबसे कम समय तक, वो है सतीश प्रसाद सिंह। अब देखिए सबसे कम समय से आशा है इन्होंने कब तक जो है अपना इनका कार्यकाल कितना लंबा था? तो देखिए ये 28 जनवरी, ध्यान दीजिएगा 28 जनवरी 1968 को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया है। और इन्होंने फिर 1 फरवरी मतलब 1 फरवरी 1968 तक ये अपने पद पे रहे। तो अब समझ लीजिए कितने दिन रहे? 28 जनवरी 1968 को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया और 1 फरवरी 1968 को इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो आप बताइए 28 के बाद 29 जनवरी, 30 जनवरी और 31 जनवरी, 3 दिन के लिए ये मुख्यमंत्री बने थे।
इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है सबसे कम समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री कौन रहे, तो वह रहे सतीश प्रसाद सिंह। ध्यान रखिएगा, सतीश प्रसाद सिंह बिहार के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। और ये कितने दिन रहे, सिर्फ 3 दिन। यह भी पूछा जा सकता है कितने दिन तक रहे, तो सिर्फ 3 दिन, 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, ये तो आपको पता ही होगा कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो सबके नाम किसको किस नाम से जाना जाता है। देखिए, जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है, लोकनायक। किस नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को, लोकनायक के नाम से जाना जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, राजेंद्र प्रसाद को किस नाम से जाना जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है देश रत्न या अजात शत्रु के नाम से। देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है किसको, राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। अनुग्रह नारायण सिंह को किस नाम से जाना जाता है, इन्हें बड़े साहब, अनुग्रह नारायण सिंह को क्या कहा जाता है, बड़े साहब या बिहार विभूति। किस नाम से, बड़े साहब या बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है अनुग्रह नारायण सिंह को। ठीक है ना। अब बचे श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह को सिन्हा है, ये सिंह नहीं है, श्री कृष्ण सिन्हा है, इन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। तो ये ऑप्शन सही है। बिहार केसरी के नाम से किन्हें जानते हैं, श्री कृष्ण सिन्हा को जानते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है, जबकि अनुग्रह नारायण सिंह को बड़े साहब या बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा, पूछे जाएंगे फिर से हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले बिहार के राज्यों को पहचानना है आपको। क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले बिहार के जिलों को आपको पहचानना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है सिवान, गोपालगंज तथा सारण। ऑप्शन बी है केवल गोपालगंज। ऑप्शन सी है गोपालगंज, सारण तथा नवादा। और ऑप्शन डी है सिवान तथा गोपालगंज। तो देखिए, 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला केवल एक जिला है और वो है गोपालगंज। गोपालगंज का जो लिंगानुपात है वो है 1021। इसके बाद कोई भी जिला 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला नहीं है। अब जैसे आप देख लीजिए, सारण का कितना है, सारण का है 954। नवादा का कितना है, नवादा का है 939। ठीक है ना। तो नवादा का 939 है, सारण का 954 है, जबकि सीवान का कितना है, 988 है। यह दूसरे नंबर पे है लिंगानुपात के मामले में। तो कोई भी बिहार का केवल एक जिला लिंगानुपात में 1000 से ऊपर है, जो 1021 पे है, वो है गोपालगंज। इसे याद रखिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों, टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही है कि प्रश्न और ऑप्शन एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। आगे से हम इसका ध्यान रखेंगे, आप बिल्कुल इरिटेट ना होइए। आगे से हम इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि प्रश्न के साथ उसके ऑप्शन भी दिखाई दें। थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है, ये मैं समझ रहा हूं, आप इसको पढ़ लीजिए। अगली वीडियो से आपको ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बिहार में जनता दरबार के बदले लोक संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ कब से हुआ। फिर से देखिए, बिहार में जनता दरबार के बदले लोक संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ कब से हुआ। ऑप्शन ए है 5 दिसंबर 2016 से। ऑप्शन बी है 3 दिसंबर 2016 से। ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 2016 से। और ऑप्शन डी है 3 दिसंबर 2016 से। देखिए, 3 दिसंबर और 3 दिसंबर के दो ऑप्शन हो गए हैं, तो आप इसको एक ही मानिए। तो इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, देखिए इसकी शुरुआत मानी जाती है 5 दिसंबर 2016 से। 5 दिसंबर 2016 से क्या हुआ था, बिहार में जनता दरबार के बदले लोक संवाद कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी। कब से, 5 दिसंबर 2016 से। ठीक है ना। जनता दरबार नहीं लगता है,
अब लोक संवाद कार्यक्रम होता है जिसे कहा जाता है कि जनता के बीच में जनता और सरकार के बीच में एक संवाद कार्यक्रम होता है जिसे लोक संवाद कार्यक्रम कहा जाता है। ठीक है ना। 5 दिसंबर 2016 से इसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में कोटियों के भीतर मतलब कैटेगरी के भीतर 2% आरक्षण देने की घोषणा करने वाला राज्य है। ठीक है ना। दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में कैटेगरी के भीतर 2% आरक्षण देने की घोषणा करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है बिहार। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैटेगरी के भीतर 2% आरक्षण दिव्यांगों को देने की घोषणा करने वाला राज्य कौन सा है? बिहार राज्य है। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में नगर निगम की कुल कितनी संख्या है? आपको बताना है कि बिहार में जो नगर निगम है वो कितने नगर निगम है? तो बिहार में कुल 12 नगर निगम है। याद रखिएगा कितने हैं? बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? 12 नगर निगम है। कहिए तो मैं झटके से जुड़वा देता हूं कौन कौन सा है। तो देखिए, पटना, नालंदा, भोजपुर, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार और सारण, ये हैं 12 नगर निगम। ठीक है ना। फिर से मैं जल्दी से बता देता हूं, पटना, नालंदा, भोजपुर, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार और सारण। इस प्रकार बिहार में नगर निगम कुल कितने हैं? 12 नगर निगम है। याद रखिएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पटना नगर निगम में वार्डों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, आपको बताना है कि पटना नगर निगम में कुल कितने वार्ड हैं। तो पटना नगर निगम में जो वार्डों की संख्या है वो है 75। ये याद रखिएगा। पटना नगर निगम में कुल कितने वार्ड हैं? 75 वार्ड हैं। याद रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का कौन सा राज्य है जो पहली बार महादलित अवधारणा को लाया? आपको बताना है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो पहली बार महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन का गठन किया। यह भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा राज्य है जो सबसे पहले महादलित की अवधारणा को लाया और फिर महादलित विकास मिशन का गठन किया। तो देखिए, यह है बिहार। बिहार राज्य ने सबसे पहले महादलित की अवधारणा दी और महादलित विकास मिशन का गठन किया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, 13वां प्रश्न है, बिहार में महादलितों में कौन सी अनुसूचित जातियां शामिल नहीं है? आपको बताना है कि बिहार में महादलितों में कौन सी अनुसूचित जातियां शामिल नहीं है। तो देखिए, भुइयां शामिल है, मुसहर भी शामिल है, धोबी भी शामिल है, दुसाध शामिल नहीं है। ठीक है ना। बिहार की जो महादलित अनुसूचित जातियां हैं उसमें दुसाध जाति शामिल नहीं है, बाकी भुइयां, मुसहर और धोबी ये सभी शामिल है। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? आपको बताना है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो देखिए, ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी 1902 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1912 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1909 ईस्वी। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 1902 ईस्वी में। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर, कब? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को इनकी डेथ हुई थी। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात, 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था जयप्रकाश नारायण का और 8 अक्टूबर 1979 को इनकी मृत्यु हुई थी। अक्सर पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिताब दियारा में हुआ था, सारण में, और वर्तमान में वह छपरा जिले में आता है। ठीक है ना। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? सिताब दियारा में हुआ था 1902 ईस्वी में। 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा, सारण, वर्तमान में छपरा जिले में स्थित है। अक्सर यह पूछ लिया जाता है। अच्छा, आपके लिए एक प्रश्न मैं छोड़े जाता हूं, कर्पूरी ठाकुर जी को अभी भारत रत्न दिया गया है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म कहाँ हुआ था। कल मैं इसका उत्तर दूंगा। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म कहाँ हुआ था? इस बार उन्हें भारत रत्न दिया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह जरूर पूछा जा सकता है कि कहाँ पे कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म हुआ था। आप हमें कमेंट करके बताइएगा, कल हम इसका उत्तर जरूर बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? आपको बताना है
कि बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है, तो वो है 101। बस याद कर लीजिए बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है, 101 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बिहार में तीसरा कृषि रोड मैप का वर्षांक है। आपको बताना है कि जो बिहार में तीसरा कृषि रोड मैप लागू हुआ वो किस वर्ष लागू हुआ है। ठीक है, बिहार में तीसरा कृषि रोड मैप का वर्ष कौन सा है, तो ये है 2017 से 22। बिहार में जो तीसरा कृषि रोड मैप आया वो 2017 से 22 के लिए आया है, 2017 में जारी किया गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपको बताना है। देखिए बिहार का जो न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है वो कौन सा है, तो देखिए वह जिला है कैमूर। बिहार का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, वह है कैमूर जिला। कैमूर जिले का घनत्व जनघनत्व कितना है, ये है 488। ठीक है ना, बिहार का जो न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है वह है कैमूर, और कैमूर का जो जनघनत्व है वो कितना है, वो है 488। अब देखिए अगर पूछा जाए बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला तो वह है शिवहर। शिवहर का जनघनत्व कितना है, 1880। यह सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है बिहार का। ठीक है ना, तो सबसे कम जनघनत्व कैमूर 488 है, और सबसे ज्यादा जनघनत्व किसका है, शिवहर का है। इसका कितना है, 1880। ठीक है ना, यह ध्यान रखिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, देखिए बेगूसराय का जनघनत्व कितना है, इसका है 1549 है, ये भी याद रखिए। बेगूसराय का 1549 है, यह भी याद रखिए। ठीक है, तो कैमूर न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला शिवहर। ठीक है, और बेगूसराय का 1549 है, ये तीसरे चौथे नंबर पे है जनघनत्व के मामले में। ठीक है, दूसरा सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जिला है पटना। पटना का कितना है, 1823। अब जान लीजिए कि शिवहर जो है वो पटना से अधिक जनघनत्व शिवहर का है, बाद में पटना का आता है दूसरे नंबर पे। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात आपको बताना है। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो वह है 918। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार जो बिहार का लिंगानुपात है वो कितना है, वो है 918। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात कितना है बिहार में, तो वह है 935। यह भी याद रखिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात है वो है 918 है, लेकिन अगर 0 से 6 आयु वर्ग की बात की जाए तो वह है 935। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं विकसित बिहार के 7 निश्चय में सम्मिलित शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय योजना कब से प्रारंभ हुआ। देखिए बिहार सरकार ने जो है 7 निश्चय किए थे, और उन 7 निश्चयों में से एक एक निश्चय को सरकार पूरा कर रही है। अब देखिए इसमें सम्मिलित शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय योजना कब से प्रारंभ हुआ, आपको बताना है। जो 7 निश्चय में एक और शामिल था, शौचालय निर्माण घर का सम्मान, यह योजना कब से प्रारंभ की गई, तो ऑप्शन ए है 27 सितंबर 2016, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2016, ऑप्शन सी 1 जुलाई 2016, और ऑप्शन डी है 1 अप्रैल 2016। तो देखिए शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय योजना की शुरुआत हो गई थी 27 सितंबर 2016 से। ठीक है ना, यह प्रश्न करंट का था, लेकिन यह कभी भी पूछा जा सकता है क्योंकि यह 7 निश्चय की बात है, और सबसे बड़ी बात है शौचालय निर्माण से संबंधित है। तो शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय योजना का प्रारंभ हुआ 27 सितंबर 2016 से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, और आज का आखिरी प्रश्न है बिहार राज्य के स्वयं के कर प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान किसका है। बिहार राज्य के स्वयं के कर प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान किसका रहता है, तो ऑप्शन ए है राज्य उत्पाद कर का, ऑप्शन बी है बिक्री व्यापार आदि पर कर का, ऑप्शन सी है स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क का, और ऑप्शन डी है वाहन कर का। तो देखिए बिहार राज्य के स्वयं के कर प्राप्तियों में जो सर्वाधिक योगदान है वो है बिक्री व्यापार आदि पर कर का। ठीक है ना, इसी से बिहार राज्य जो है सबसे ज्यादा कर प्राप्त करता है। ठीक है ना, तो बिहार राज्य के स्वयं के कर प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो बिक्री व्यापार आदि पर कर का। अब इस समय हो गया होगा SGST।
ठीक है ना, उसे अब SGST के रूप में समाहित कर लिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों अगर आपको इन तथ्यों की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां से इन तथ्यों की PDF आप IGT डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे जब चाहे उसे दोहरा सकते हैं। दोस्तों अगर बिहार की परीक्षा देने आप जा रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इस चैनल पे बने रहिए। जल्द ही हम बिहार स्पेशल के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न भी लाने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, बहुत चुनिंदा प्रश्न रहेंगे जिनको कम से कम समय में आप दोहरा सकते हैं और वो प्रश्न परीक्षा में पक्का पूछे जाएंगे और गलत नहीं होंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।